हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है। और इस सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आने वाले वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक को कवर करेंगे। अभी हम लोग नेटवर्किंग और पाइथन को देख रहे हैं। नेटवर्किंग का 3-4 वीडियो अभी अपलोड कर देते हैं। और अभी आपको ये पाइथन का सेशन है, इसमें पाइथन में बाइट एरे के बारे में बताएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 28 में लिस्ट को कंप्लीट कर दिए थे। लिस्ट क्या है? डेटा टाइप। किस तरह का डेटा टाइप? म्यूटेबल टेबल डेटा टाइप, जिसमें चेंजेस किया जा सकता है, उसके बारे में प्रॉपर बढ़िया से बता दिए थे। अभी आपको बाइट एरे के बारे में बताएंगे। बाइट एरे क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए बाइट एरे के बारे में। ये वीडियो नंबर 29 है। वीडियो अंत तक देखिएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल एक ही साथ बताएं। तो आते हैं स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं बाइट एरे के बारे में। हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग बाइट एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताएं, आज आपको हम बाइट एरे के बारे में बताएंगे थ्योरी के थ्रू। अगर वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा नहीं होगा तो क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिकल भी आज ही बता देंगे। हालांकि छोटा सा टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा। और उससे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा सिलेबस आपको दिखा देते हैं पाइथन का, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो आपको पाइथन का सिलेबस दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। अभी तक हम लोग अपने सिलेबस में, पाइथन वाले सिलेबस में क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए इसमें रेड कलर का मार्क लगा दिए। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन कंप्लीट होने के बाद ये बता देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में कौन कौन सा टॉपिक आपको हम बता चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में हम आपको क्या क्या बताएं, हिस्ट्री ऑफ पाइथन बता चुके हैं, व्हाट इज पाइथन कंप्लीट हो चुका है आपका, रोल ऑफ पाइथन भी बता चुके हैं, एडवांटेज ऑफ पाइथन भी बता चुके हैं, डिसएडवांटेज भी बता चुके हैं, वाई वी नीड पाइथन, पाइथन का जरूरत क्यों पड़ा, और भी तो लैंग्वेजेज है तो उसके बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। पाइथन एप्लीकेशन के भी बारे में बता चुके हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन उसके बारे में भी बता चुके हैं, सेटअप एंड इंटरफेस विद IDLE एंड IDE दोनों के साथ बता चुके हैं। उसके बाद पाइथन सिंटेक्स और पाइथन कमेंट क्या होता है उसके बारे में भी बता चुके हैं। व्हाट कैन पाइथन डू फॉर अस, जब पाइथन का जरूरी क्यों पड़ा ये टॉपिक बताए थे, उसी समय क्लियर कर दिए थे पाइथन हमारे लिए किया क्या और उसका जरूरी क्यों पड़ा, तो वो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। पाइथन सिंटेक्स वर्सेस अदर लैंग्वेज सिंटेक्स इसके बारे में भी बता चुके हैं, लेकिन उस समय आपको बताएं कि पाइथन का सिंटेक्स और दूसरे लैंग्वेज का सिंटेक्स को जानने के लिए पहले आपको दूसरे लैंग्वेज को पढ़ना होगा। अब हम पाइथन का सिंटेक्स बता देंगे और दूसरे लैंग्वेज का सिंटेक्स जैसे बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मतलब जैसे HTML अलग होता है, CSS स्क्रिप्टिंग वगैरह अलग होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट वगैरह लैंग्वेज अलग होता है, सी लैंग्वेज वगैरह अलग होता है, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग अलग होता है। पाइथन हर तरह का लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। स्क्रिप्टिंग भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन टॉपिक के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन तो कंप्लीट हो गया, इसमें क्या क्या बताए हैं वो भी आपको बता दिए। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक मार्क कर देते हैं, पिंक कलर का हो गया, रेड कलर का होना चाहिए। अब बात करते हैं किसके बारे में, बेसिक्स ऑफ पाइथन, जो करंट में अभी आपका टॉपिक चल रहा है उसके बारे में। इसमें क्या क्या बता दिए हैं और क्या क्या करंट टॉपिक चल रहा है उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले पाइथन सिंटेक्स इन डेप्थ बता दिए, पाइथन कमेंट बता दिए, पाइथन प्रिंट फंक्शन ये भी क्लियर कर दिए, पाइथन डेटा टाइप ये भी बता दिए मतलब कि अभी चल रहा है, इसमें कई सारे टॉपिक क्लियर कर दिए डेटा टाइप के अंदर। अब डेटा टाइप के अंदर कौन कौन सा टॉपिक क्लियर किए वो भी बता देते हैं। अभी हम लोग क्या क्लियर करेंगे, मतलब स्ट्रिंग ऑपरेशन क्लियर करने वाले डेटा टाइप के अंदर, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हो जाएगा डेटा टाइप में ही ये टॉपिक आता है, इसके लिए ऑरेंज कलर से इसको मार्क किए हुए। उसके साथ साथ इनपुट और आउटपुट, इनपुट के बारे में आपको बताए हैं, इनपुट फंक्शन के बारे में, और आउटपुट फंक्शन के भी बारे में बताएं, लेकिन डिटेल में नहीं बताएं। इसके लिए इसमें क्या है, मतलब मार्क किया हुआ है ऑरेंज कलर से। इसका एक अलग ही वीडियो बनेगा इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए पाइथन नंबर बता चुके हैं, पाइथन कास्टिंग नहीं बताए हैं, पाइथन बुलियन ये भी नहीं, पाइथन बुलियन हाँ बता चुके हैं, ठीक है। नंबर वाले टॉपिक नहीं होगा, न्यूमेरिक डेटा टाइप में, ठीक है। पाइथन बुलियन बता चुके हैं, पाइथन ऑपरेटर नहीं बताए। अब हम लोग और क्या क्या पढ़ चुके हैं डेटा टाइप के अंदर वो भी देख लेते हैं। डेटा टाइप के अंदर पाइथन लिस्ट जो है क्लियर हो चुका है, पाइथन टपल नहीं बताए हैं, सेट के बारे में नहीं बताए हैं, लेकिन अभी टॉपिक करेंट चल रहा है। जो जो ऑरेंज कलर से मार्क कर रहे हैं वो करेंट टॉपिक अभी आप पढ़ रहे होंगे, और जो अभी मार्क नहीं कर रहे हैं वो अभी टॉपिक शुरू नहीं किए, ठीक है। पाइथन डिक्शनरी क्या है नहीं बताए हैं, अभी बताने वाले हैं, करंट में अभी चल रहा है। पाइथन बेसिक कंट्रोल फ्लो लूप के बारे में है, लूप आपको हम बता चुके हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, लेकिन इसमें हम मार्क नहीं किए हैं, ठीक है। क्यों नहीं किए, क्योंकि फॉर लूप और वाइल लूप बढ़िया से बताना पड़ेगा, वो छोटा सा बेसिक का कॉन्सेप्ट दे दिए थे, ठीक है। चलिए पाइथन रिजेक्ट्स नहीं बताए हैं,
और इंडेंटेशन वगैरह तो बहुत छोटा सा चीज़ है, वो 20 सेकंड लगेगा बताने में, 20 से 25 सेकंड। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में। ये तो पूरा मतलब अगर बात करें डिटेल में बताएं या नहीं, तो ये टॉपिक हम वीडियो नंबर 2 में बता चुके हैं, इसका सिलेबस वगैरह सब क्या है क्या नहीं है, बस एक बार याद दिलाने के लिए दिखा दी। अब हम लोग करेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बाइट एरे के बारे में। तो आते हैं डेटा टाइप के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार देख भी लीजिएगा, सिलेबस ध्यान में आ जाएगा क्या क्या पढ़ाना था आपको भी। ये सब अब फुलफिल हो जाएगा, ये फुलफिल नहीं किया हुआ है अभी, ठीक है। ये सब फुलफिल हो जाएगा, ये बहुत बात का टॉपिक है। वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट बनाना, गेमिंग वगैरह, ये सब बहुत बात का टॉपिक है ना। फ्रीलांसिंग पे कैसे ये करना है, रिज्यूम वगैरह, ये सब सब बात का टॉपिक है। लिंक्डइन वगैरह पे कैसे अकाउंट बनाना है, ये भी बहुत बाद में टाइम मॉड्यूल के बारे में, जेंगो वगैरह आएगा, नमपाई हो गया, ये सब के बारे में पंडास भी है, ठीक है। सीपा, ये सब जेंगो है, ये सब बाद में बताना है। अभी डेटा टाइप में न्यूमेरिक तो बता दिए, मैपिंग नहीं बताएं, सेट नहीं बताएं, नन नहीं बताएं, सीक्वेंस में म्यू टेबल में लिस्ट कंप्लीट हो चुका है। म्यू टेबल में अभी आपको बाइट एरे के बारे में बताना है। तो चलिए अब आपको हम बाइट एरे के बारे में बताते हैं कि बाइट एरे क्या होता है। बहुत छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है। यह लिस्ट का कुछ मतलब आपका ये है, क्या क्या पता है क्या क्या नहीं पता है। रिसेंट टॉपिक है, तुरंत मतलब कुछ दिन पहले का ही है। ये सब इसमें बता दिए, लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है, एक्सेस करना है, न्यू आइटम को कैसे मतलब कि इंसर्ट करें लिस्ट में और रिमूव करें, जो मतलब एग्जिस्टिंग आइटम है उसको रिमूव करना, ये सब बता दिए। लूप कंप्रीहेंशन, लिस्ट कंप्रीहेंशन, ये सब क्लियर है। और यूजर से कैसे इनपुट ले, मल्टी डायमेंशनल या फिर लिस्ट ऑफ लिस्ट भी उसको बोलते हैं, वो सब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लिस्ट का है ना, और समझने की कोशिश कीजिएगा अभी आपको, और ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको किसके बारे में बताने वाले हैं, बाइट एरे के बारे में बताने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा बाइट एरे। अब इसके बारे में हमको बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझाते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। अगर बाइट एरे की बात करें कि बाइट एरे क्या होता है, तो बाइट एरे को समझने के लिए आपको बाइट के बारे में पता होना जरूरी है और एरे के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले आपको हम एरे के बारे में बताते हैं, उसके बाद बाइट के बारे में बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है एरे क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, एरे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जो सेम डेटा वैल्यू के साथ कंटिग्यूअस मेमोरी में स्टोर होता है। ध्यान से सुनना है, एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विथ सेम डेटा वैल्यू स्टोर इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला बात है, आपको कंटिग्यूअस मेमोरी नहीं समझ में आया होगा, और सेम डेटा वैल्यू का मतलब क्या होता है ये नहीं पता चल रहा होगा। सेम डेटा वैल्यू का मतलब है कलेक्शन ऑफ आइटम जो होगा, सेम डेटा वैल्यू, सेम डेटा वैल्यू मतलब कोई नंबर अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही स्टोर करेगा, एरे के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही होगा। कलेक्शन ऑफ आइटम अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगा, मतलब आई जे के फॉर्मेट में ही होगा और कोई भी नहीं होगा। अगर कोई वैल्यू स्ट्रिंग है तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक ही स्टोर होगा और कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो वही चीज बोलने का मतलब है कलेक्शन ऑफ आइटम विथ सेम डेटा वैल्यू, मतलब कलेक्शन ऑफ आइटम जो होगा सेम डेटा वैल्यू के साथ होगा। अगर नंबर स्टोर होगा तो नंबर के अलावा कुछ नहीं, एबीसीडी में से कोई भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर नहीं हो सकता है, सिर्फ नंबर ही होगा। अगर अल्फाबेट वैल्यू स्टोर हो रहा है अल्फा न्यूमेरिक एज ए स्ट्रिंग, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर हो सकता है, नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही बोलने का मतलब है कलेक्शन ऑफ आइटम विथ सेम डेटा वैल्यू, ठीक है, स्टोर इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी। अब यहाँ पे कंटिग्यूअस मेमोरी का मतलब नहीं समझ में आया होगा। तो कंटिग्यूअस मेमोरी का मतलब होता है वैसा मेमोरी जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से एक्सेस कर सके, द मेमोरी दैट कैन बी इजिली एक्सेसिबल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, दैट इज कॉल्ड कंटिग्यूअस मेमोरी। वह मेमोरी जो आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर लेता है, उसके लोकेशन को फाइंड कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी। अब यहाँ पे एरे के बारे में समझ में आ गया होगा कि एरे क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम और एलिमेंट दैट, कलेक्शन ऑफ आइटम और एलिमेंट दैट स्टोर इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम विद सेम डेटा वैल्यू, सेम डेटा वैल्यू के साथ स्टोर होता है। चलिए अब आपको हम बाइट के बारे में बताते हैं कि बाइट क्या होता है। एक बार ध्यान देना है, एरे के ऊपर डिटेल में वीडियो बन सकता है। अगर सिर्फ एरे के ऊपर बनाना चाहे तो 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे जिसका बहुत कम यूज होता है उसके बारे में आगे बताना है, पाइथन में आपको बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी आपको हम बाइट के बारे में बताते हैं, है ना। बाइट को समझने के लिए आपको बीट के बारे में पता होना जरूरी है कि बीट क्या होता है। बीट का मतलब होता है 0 और 1, दोनों में से कोई भी वैल्यू है, दोनों का दोनों बीट है, ठीक है, चाहे वो 0 हो या 1 हो। और कलेक्शन ऑफ बीट जो होता है उसको हम लोग बाइट बोलते हैं। और टोटल कलेक्शन कितना होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट होता है। ध्यान देना है, कलेक्शन ऑफ 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट, कलेक्शन ऑफ 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट, याद रखना है। आपको हम थोड़ा सा डायग्राम वगैरह दिखा करके समझाते हैं तब समझ में आएगा। तो चलिए पहले आपको हम डायग्राम दिखाते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ बाइनरी डिजिट का कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको जानना है बीट किसको बोलेंगे। अब बीट किसको बोलेंगे, एक पार्टिकुलर टर्म को बीट बोलेंगे। जैसे
फर्स्ट टर्म जो है कौन सा है, जीरो, तो जीरो क्या है, सिंगल बीट, एक बीट है। यहाँ पे क्या है, वन, सेकंड टर्म कौन सा है, वन, वन क्या है, सिंगल बीट, एक बीट है। वैसे ही जितना भी टर्म है वो सब टर्म को क्या बोलेंगे, बीट। और जब कॉम्बिनेशन ऑफ बीट हो जाता है तो क्या बन जाता है, बाइट। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ बीट को क्या बोलेंगे, बाइट। और टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन जो होगा कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ मतलब कि बीट होता है 255 तक ही होता है, मतलब 256 से कम होता है, मतलब 255 तक होता है। और जीरो के बराबर होगा, नहीं तो जीरो से ज़्यादा होगा। अब ये चीज़ आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस हो रहा होगा। अब इसको बढ़िया से समझाने के लिए क्या किया जाए, चलिए अब यहाँ पे देखिए। अब जो भी नंबर है उसको हम स्वाइप कर दे, जैसे ये वाला जो वन है इसके जगह पे जीरो कर दे और इस जीरो के जगह पे वन कर दे। और उसके बाद इस बाइनरी डिजिट का मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर है इसका आप डेसिमल वैल्यू निकालिएगा तो 255 से ज़्यादा नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं बात। इस पूरे को अगर जीरो कर दिया जाए, वन के जगह पे अगर सब में जीरो कर दे तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो। और जीरो के जगह पे अगर वन कर दिया जाए सब जगह, तब अगर आप बाइनरी डिजिट निकालिएगा तो वैल्यू क्या आएगा, 255, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप देख लीजिए। अब डेसिमल वैल्यू निकालते कैसे, वो इंपॉर्टेंट है, अब वो आपको बताते हैं। अब आप देख सकते हैं डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है 2 टू द पावर n। और भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन आपको बाइट एरे पढ़ा, मतलब बाइट एरे आपको पढ़ा रहे हैं, न कि बाइनरी नंबर। इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड से बता रहे हैं। बाइनरी नंबर जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन हर तरीका से बताएंगे कौन कौन सा तरीका है जिससे डेसिमल वैल्यू निकाला जाता है। ऑक्टल, हेक्सा वगैरह सब नेटवर्किंग का पार्ट है वो। अब ये कैसे काम करता है, 2 टू द पावर n, जहाँ पे n जो होता है इंटीजर बोलिए या फिर नेचुरल नंबर होता है, ऐसे बोलिए। तो 2 टू द पावर n, एन के जवाब पे क्या हो गया, जीरो हो गया। नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, होल नंबर आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जीरो इसमें शामिल है। अब यहाँ पे टू के ऊपर जीरो है, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी वैल्यू में उसके पावर पे जीरो दे देते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू के ऊपर, तो उसका आउटपुट क्या आता है, वन आता है। तो आप देख सकते हैं टू के पावर जीरो क्या आ गया, वन आ गया। वैसे ही 2 टू द पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये एक वैल्यू है जो हर एक टर्म के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट टर्म के लिए 2 टू द पावर 0, सेकंड टर्म के लिए 2 टू द पावर 1, फोर्थ टर्म के लिए 2 टू द पावर 2। ऐसे करके जाते जाएगा, जितना बाइनरी डिजिट होगा उतना नंबर आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, 6, फिर 7, ठीक है। और 2 टू द पावर 7 लास्ट में क्या आया, 128। और 2 टू द पावर 0 1 आया। तो कैसे यहाँ पे काम होता है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। क्लियर है। अब निकालेंगे कैसे डेसिमल वैल्यू, इसके लिए करना क्या होगा। अब 2 टू द पावर 7 होता है 128। 128 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 128, ठीक है। उसके बाद 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आया। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आया। इतना क्लियर है। अब जब ये जितना भी डिजिट है 8, 2 और 32 कितना हो गया, 8 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 10 और 10, और उसके साथ उसमें 32 ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 32 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 42, एंड 42 प्लस 128 इज इक्वल टू 70 आ जाएगा, ठीक है। तो इस बाइनरी कॉम्बिनेशन ऑफ जो बाइनरी डिजिट है इसका डेसिमल वैल्यू होगा 170। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 170 क्यों होगा, क्योंकि जब भी 8 डिजिट होता है, जो मतलब कि 8 बिट होता है, वो 1 बाइट के बराबर होता है। नंबर ऑफ 8 बिट, कलेक्शन ऑफ 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है, और 1 बाइट जो होता है 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसी को और डिटेल में बताते हैं कैसे हुआ। ये देखिए, अगर मान लीजिए 128 को 1 से इंटू किए, अब यहाँ पे 64 को अगर 0 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसके लिए इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यही चीज़ है जो आपको समझाना था। ये 128 प्लस ये 0 से इंटू किए तो 0 आया, इस 64 को इससे। फिर इस 32 को ये 1 से किए तो 32 आया, 16 को इससे इंटू किए तो यहाँ पे ये आया, 8 को इससे इंटू किए तो ये आया। फाइनल जो आपका आउटपुट है वो 170 आया, जो होगा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बिट कितना है, टोटल नंबर ऑफ बिट 8 है, कलेक्शन ऑफ बिट 8 है। और जितना भी मतलब यूनिट डिजिट है, मतलब ये फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, फिफ्थ, 6, 7, 8, हर एक प्लेस पे जो वैल्यू है 1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट डिजिट है, ठीक है। 255 बाइट के लिए, इससे ज़्यादा एक भी बाइट हुआ, कोई भी एक बाइट इससे ज़्यादा बढ़ा आगे की तरफ, तो क्या होगा, वैल्यू वैल्यू जो है बाइट में ना कन्वर्ट होकर के उससे ज़्यादा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात, बाइट से ज़्यादा हो जाएगा, 1 बाइट से वैल्यू ज़्यादा मूव कर जाएगा, 1 पॉइंट डेसिमल में कुछ चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, आप उसको बनाइएगा, उसको कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश कीजिएगा, उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए,
अब जो सबसे लेस वैल्यू होता है, सबसे कम वैल्यू होता है, वो आप देख सकते हैं 0 0 0 और 0, हर एक प्लेस के ऊपर 0 ही दिया हुआ है। इसको बढ़िया से हम कब समझाएंगे? नेटवर्किंग वाले टॉपिक में। अभी नेटवर्किंग का टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, अब बाइनरी नंबर ही समझाना शुरू कर दिए तब तो हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको हम क्या करते हैं, बढ़िया से बताते हैं बाइट एरे। आप समझ गए अब बाइट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ बीट इज कॉल्ड बाइट। और टोटल नंबर ऑफ 8 बीट 1, फर्स्ट प्लेस पे 0, सेकंड प्लेस पे यहाँ पे देख सकते हैं 1, थर्ड प्लेस पे 0, उसके बाद फोर्थ प्लेस पे 1, फिफ्थ प्लेस पे 0, फिर सिक्स प्लेस पे 1, सेवेंथ प्लेस पे 0 और एट प्लेस पे 1। तो ये जो कलेक्शन है, ये टोटल कलेक्शन नंबर ऑफ बीट 8 है, और टोटल नंबर ऑफ मतलब 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ये करेगा क्या? रेंज को दिखाएगा। यहाँ पे सबसे लेस जो रेंज होगा, सबसे कम जो रेंज होगा 8 बिट में, वो 0 होगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे हाईएस्ट जो रेंज होगा 8 बिट के अंदर, वो 1 होगा। आप समझ रहे हैं? मतलब 255 होगा डेसिमल वैल्यू में, है ना? हर एक प्लेस के ऊपर जो वैल्यू है वो 1 होगा। अब इसका आपको आउटपुट बताना है। 111 01 और 01 0 का क्या आउटपुट आएगा? अब ये तो आप कंफर्म है, टोटल नंबर ऑफ बिट कितना? 8। तो इसका मतलब होगा कि 0 से क्या होगा? कम नहीं होगा, और 255 से ज़्यादा नहीं होगा वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ बिट कितना है? 8 है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बाइट एरे के बारे में डिटेल में। अगर बाइट एरे की बात करें तो बाइट एरे में क्या मेंशन किया हुआ है? बाइट एरे इज द टाइप ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप और द कलेक्शन ऑफ बाइट्स दैट यूज टू होल्ड द वैल्यू फ्रॉम रेंज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज स्मॉलर देन 256। करने का मतलब है बाइट एरे सीक्वेंशियल डेटा टाइप का पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप का पार्ट है। अब यहाँ पे म्यूटेबल डेटा टाइप क्या है? तो म्यूटेबल डेटा टाइप हम लोग बोलेंगे द डेटा टाइप दैट कैन बी चेंज और चेंजेबल, कॉल्ड म्यूटेबल डेटा टाइप। वैसा डेटा टाइप जिसमें बदलाव लाया जा सकता है या फिर उसको बदला जा सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे म्यूटेबल डेटा टाइप। तो बाइट एरे में बदलाव लाया जा सकता है, इसके लिए बाइट एरे क्या है? म्यूटेबल डेटा टाइप है। ये तो हो गया डेटा टाइप के बारे में कि किस तरह का डेटा टाइप है बाइट एरे। अब अगर आपसे पूछे बाइट एरे कहेंगे किसको, तो आप बोलिएगा कलेक्शन ऑफ बाइट्स कॉल्ड बाइट एरे। जो कलेक्शन ऑफ बाइट होता है उसको हम लोग बाइट एरे बोलते हैं, और कलेक्शन ऑफ बीट को हम लोग बाइट्स बोलते हैं। अब बीट किसको बोलते हैं बता दिया, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, और जो हर एक बाइट होता है, मतलब 1 बाइट जो होता है, एक बाइट जो होता है, उसके पास अपना कैपेसिटी होता है वैल्यू को होल्ड करके रखने का। इन बाइट एरे ईच बाइट हैव ओन कैपेसिटी टू होल्ड वैल्यू, है ना। हर बाइट के पास खुद का कैपेसिटी होता है कि वैल्यू को होल्ड कर सकता है। अब कौन से वैल्यू को होल्ड कर सकता है? कोई रेंज तो होगा ना, इसी तरह का कोई टारगेट तो होगा ना। तो उसका जो रेंज होता है, मतलब बाइट एरे में जितना भी बाइट होता है, हर एक बाइट किस रेंज तक के वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे एक्स को समझ लीजिए बाइट है, ठीक है। और ये बाइट जो है 0 से लेकर के 256 के नीचे तक के वैल्यू को होल्ड कर सकता है। नीचे मतलब 256 से कम के वैल्यू को होल्ड कर सकता है, ठीक है। या तो 0 के इक्वल होगा, अदरवाइज 256 से कम होगा, वहां तक के वैल्यू को होल्ड कर सकता है, मतलब 255 तक के वैल्यू को होल्ड कर लेगा। क्लियर है? ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये समझना है ध्यान से। अगर बाइट एरे है तो उसमें हर एक बाइट का खुद का कैपेसिटी होता है, ठीक है। और हर बाइट जो होता है, ईच बाइट जो होता है, एक एक बाइट जो होता है, वो कहाँ तक के वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है, उसका रेंज क्या है? तो उसका रेंज जो होता है वो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से ज़्यादा हो सकता है, अदरवाइज 256 से कम होगा। क्लियर हो गया? बस यही समझना था। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। बाइट एरे यूज कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट बाइट एरे यूजिंग डेटा वैल्यू। बाइट एरे में हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, जिसका नाम है बाइट एरे कंस्ट्रक्टर, मतलब बाइट एरे प्रीडिफाइंड फंक्शन भी आप उसको बोल सकते हैं। जैसे लिस्ट में हम आपको लिस्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बताए थे, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, वैसे ही इसमें हम लोग बाइट एरे कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं किसी भी डेटा वैल्यू को चेक करने के लिए, या फिर उसके बाइट एरे, उसका जो बाइट वैल्यू है उसको निकालने के लिए। अब ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के ऊपर काम करता है ना। तो अब आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल करके ये भी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, बाइट एरे कंस्ट्रक्टर, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये बाइट एरे कंस्ट्रक्टर जो है एम्प्टी बाइट एरे है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का कोई भी डेटा वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अभी जो बाइट एरे आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स एज अ आर्गूमेंट, और ये आर्गूमेंट या फिर यहाँ पे ये आर्गूमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है। इस वेरिएबल के अंदर एक्स नाम के वेरिएबल में 5 स्टोर है, जो इंटीजर वैल्यू, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बाइट एरे विद इंटीजर, बाइट एरे इंटीजर के साथ। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। बाइट एरे के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको एक बार बढ़िया से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसमें आप लिस्ट भी ले सकते हैं। अगर लिस्ट यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा?
बाइट एरे विथ लिस्ट। स्ट्रिंग यूज करेंगे तो बाइट एरे विथ स्ट्रिंग। थोड़ा सा और आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं बाइट एरे के बारे में। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जांपल दिख रहा होगा बाइट एरे का एज अ लिस्ट के रूप में। यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले एक्स नाम का वेरिएबल लिए और इस वेरिएबल में एक लिस्ट को स्टोर करवाएं। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट इंट बाइट एरे। अब यहाँ पे इंट बाइट एरे ही क्यों बोलेंगे, लिस्ट स्ट्रिंग बाइट एरे भी तो बोल सकते हैं, लिस्ट str बाइट एरे भी तो बोल सकते हैं। लिस्ट इंट बाइट एरे इसके लिए बोलेंगे क्योंकि इस लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर स्टोर करवाया गया है इसके लिए। अब यहाँ पे ये एक डेटा टाइप है, लिस्ट डेटा टाइप, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू एज ए स्ट्रिंग सॉरी एज अ इंटीजर के रूप में स्टोर करवाया गया और उसको एक्स में असाइन कर दिए। एक्स में असाइन होने के बाद वाई के अंदर बाइट एरे नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, इससे हम लोग एक्स को पास करवा दिए। ठीक है, जब एक्स से पास हुआ तो यहाँ पे प्रिंट वाई दिया हुआ है और वाई क्या कर रहा है, बाइट एरे वैल्यू को स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे बी जो है आउटपुट में आपका क्या आएगा, बी आएगा और हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में आएगा x01 x02 x0 3 4 एंड 5। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, x00 का मतलब होता है नल बाइट, नल बाइट का मतलब जीरो वैल्यू। अब यहाँ पे जीरो वैल्यू का मतलब नहीं समझ में आया, जीरो वैल्यू का मतलब टोटल नंबर ऑफ बिट आपको जो हम बताए हैं, टोटल नंबर ऑफ बिट जो होता है हर एक प्लेस पे जीरो होगा, चाहे वो कोई भी प्लेस हो, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, हर एक प्लेस पे वैल्यू जीरो होगा। तो वहाँ पे /x00 का मतलब इसके लिए नल बाइट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यह लिस्ट है, इसके लिए यहाँ पे हर एक प्लेस पे 1 2 3 4 5 है, इसके लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। और भी डिटेल में बताएंगे जब यूनिकोड वगैरह के बारे में बताएंगे तब। बाइट एरे छोटा सा टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, बाइट एरे पढ़ने में कब मजा आएगा, जब आपको UTF-8 के बारे में बताएंगे या फिर UTF-16 के बारे में बताएंगे। ठीक है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट ये बताएंगे तब। अब यूनिकोड के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे ASCII वैल्यू के बारे में बताना बहुत जरूरी है। जब ASCII वैल्यू के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे HTML एंटिटीज के बारे में बताना जरूरी है। ठीक है, और जब HTML एंटिटीज के बारे में बताएंगे तो HTML थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, बेसिक सा समझने के लिए। अब यहाँ पे एक्स के अंदर क्या है, विजार्ड है। ठीक है, ये स्ट्रिंग के ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे स्ट्रिंग बाइट एरे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बाइट एरे कंस्ट्रक्टर का यूज किए, एक्स नाम का आर्गुमेंट पास करवाएं। अब यहाँ पे मतलब इनकोडिंग हम लोग को देना पड़ता है। जब स्ट्रिंग हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, इनकोडिंग देते हैं। ठीक है, कि आप किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो अगर आप UTF-8 फॉर्मेट में प्रिंट करवाना चाहेंगे तो आपका बाइट लिटरल के फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। बी फॉर बाइट लिटर होता है, जो क्या शो करता है, वैल्यू को शो करता है एज अ बाइट। अब यहाँ पे बी दिया हुआ है, इसका मतलब है विजार्ड जो है एज अ बाइट के फॉर्म में दिखा रहा है। अब वही अगर UTF-16 के अगर यूज करते हैं तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में दिखाएगा। और यहाँ पे बी क्या कर रहा है, शो करेगा कि ये क्या है, तो बाइट एरे है। क्लियर हो गया, बाइट एरे कहने का मतलब बाइट लिटरल, बाइट एरे तो फिर और भी बहुत ज़्यादा डिजिट चाहिए। बाइट एरे का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स, ऐसे समझिए। अब ये तो बता ही दिए, बी इज इंडिकेट दैट वैल्यू इज बाइट लिटरल इन पाइथन। पाइथन में बी क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, बाइट लिटरल को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे /x00 नल बाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाइट का मतलब भाई बाइनरी वैल्यू। चलिए, अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देख लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से ही नहीं हो पाएगा, तो प्रैक्टिकल में भी यही बताएंगे। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। लेकिन उससे पहले आपके स्क्रीन पे जितना भी आउटपुट शो हो रहा है, जो भी हम बताए हैं वो सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और खुद पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। डेटा टाइप का जितना भी सिलेबस अभी तक बताए हैं वो सब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप का छोड़ करके। ठीक है, म्यूटेबल डेटा टाइप में लिस्ट और बाइट एरे आज आपका खत्म हो गया। बस इसका छोटा सा प्रैक्टिकल बताना है, 2 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए, तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज करते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए पाइचाम पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो VS कोड का भी यूज कर सकते हैं, VS कोड इज ऑल्सो बेटर फॉर पाइथन, बट आई थिंक पाइचाम इज मोर बेटर देन VS कोड, स्पेशली फॉर पाइथन लैंग्वेज। पाइचाम ओपन हो रहा है। पाइचाम ओपन होने के बाद आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ कोडिंग दिख रहा होगा। ये कोडिंग प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा हम क्या चीज़ के बारे में बताए हैं। आपको आप स्क्रीन के ऊपर जो कोडिंग दिख रहा है ये मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के बारे में बताया गया है। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में क्या चीज़ के बारे में बताए थे, तो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में बताए थे हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। यूजर से इनपुट कैसे ले मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में। उसके साथ साथ बताए थे हाउ टू एक्सेस मल्टी डायमेंशनल लिस्ट यूजिंग फॉर लूप का यूज करके। अभी आपको बाइट एरे के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर में एक फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हम लोग कहाँ पे आ गए, हम लोग आ गए इस फोल्डर के अंदर वाले फोल्डर में, मतलब सब फोल्डर में। तो सब फोल्डर का नाम है सब पाइथन और इसके ऊपर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद कंट्रोल अल्ट प्लस इंसर्ट प्रेस किए तो यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ होगा।
हमको बनाना है पाइथन का फाइल। यहाँ पे पाइथन फाइल सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम देंगे बाइट एरे। यहाँ पे क्या देंगे, बाइट एरे। और बाइट एरे है क्या, एक तरह का डेटा टाइप। यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप डॉट पी वाई। वट इज डॉट पी वाई? डॉट पी वाई इज एक्सटेंशन एंड बाइट एरे इज टाइप ऑफ क्या, एक तरह का डेटा टाइप है। इंटर किए, हमारा एक न्यू फाइल क्रिएट हो गया जिसका नाम है बाइट एरे डेटा टाइप डॉट पी वाई। अब जो जो फाइल ओपन है उसको एक बार देख लेते हैं। तो बाइट एरे और मल्टी डायमेंशनल लिस्ट ओपन है, इसको मिनिमाइज किए। और बाइट एरे में सबसे पहले आपको एम्प्टी बाइट एरे के बारे में बताते हैं। तो उसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे हैच देंगे और यहाँ पे अभी बता क्या रहा है, एम्प्टी बाइट एरे, EMPTY बाइट एरे। एम्प्टी बाइट एरे का यूज करने के लिए हम लोग बाइट एरे कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। बाइट एरे कंस्ट्रक्टर क्या, बाइट एरे कंस्ट्रक्टर इज लाइक अ प्री डिफाइंड फंक्शन। बाइट एरे इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। वी कैन ऑल्सो से बाइट एरे कंस्ट्रक्टर, उसको हम लोग बाइट एरे कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक var1 नाम का वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर बाइट एरे कंस्ट्रक्टर को स्टोर करेंगे। बाइट एरे कंस्ट्रक्टर को प्री डिफाइंड फंक्शन, तो यहाँ पे बाइट और एरे, ये क्या है, एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन भी है और एक तरह का बाइट एरे भी है। अब ये जो पैरेंथेसिस है वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है, वैल्यू को कंटेन करने का काम करता है, कोई भी डेटा वैल्यू हो। और ये जो बाइट एरे है ये बताता है कि जो वैल्यू आपका आउटपुट में आने वाला है वो एज अ बाइट के फॉर्मेट में आने वाला है, बाइट के फॉर्म में आएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग var1 को पास कर देते हैं प्रिंट फंक्शन से। जैसे ही प्रिंट फंक्शन से पास किए var1 को, तो var1 में क्या स्टोर है, var1 इज अ वेरिएबल एंड वेरिएबल इज यूज टू स्टोर वैल्यू। इसके अंदर एम्प्टी बाइट एरे स्टोर है। इसके कारण यहाँ से जब भी पास कराएं var1 को, कहाँ से, प्रिंट फंक्शन से, प्रिंट करता क्या, तो प्रिंट आपको आउट करने का काम करता है किसी भी वैल्यू को। प्रिंट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू आउट प्रिंटेबल और कॉपी वैल्यू ऑन योर आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंटेबल और कॉपी वैल्यू को आउट करने का काम करेगा प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे var1 एज अ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की तरह काम कर रहा है फंक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पास हो रहा है। और यहाँ पे जो var1 वेरिएबल 1 है वो एज अ वेरिएबल, वेरिएबल की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू को स्टोर कर रहा है। वैल्यू कौन, बाइट एरे है क्या, डेटा टाइप। अभी एम्प्टी बाइट एरे है। जैसे हम इसको आउटपुट देखेंगे रन करवा के, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपका कुछ इस तरीके का आएगा। बाइट एरे, जो बाइट एरे करेगा क्या, शो करेगा कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो बाइट एरे के फॉर्मेट में है और बाइट में ही है। ये कौन बताएगा, ये बी, बाइट लिटरल, जो जो क्या चीज़ के अंदर बताएगा, तो डबल मतलब सिंगल डबल कोटेशन के अंदर बताएगा। ये सिंगल कोटेशन डबल टाइम इसके अंदर बताएगा। चलिए अब हम इसको रन करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रन करवाएं, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, तो आपका वैल्यू आया बाइट एरे। ये देखिए समझ में आ गया होगा, एम्प्टी बाइट एरे, एक एक चीज बता दिए, ये क्लियर है। अब आपको इसके अंदर वैल्यू पास करवा के दिखाते हैं। बताएं ना, पैरेंथेसिस डेटा वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, और बाइट एरे उसको बाइट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे var2 नाम का वेरिएबल लिए, इसके अंदर बाइट एरे को स्टोर किए। ठीक है, बाइट एरे कंस्ट्रक्टर स्टोर हो गया var वेरिएबल के अंदर। अगर टेक्निकल टर्म में अगर बात करें तो अ बाइट एरे इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट असाइन इन अ वेरिएबल एंड द नेम ऑफ वेरिएबल इज var2। बाइट एरे कंस्ट्रक्टर है जो कहाँ पे असाइन है, var2 में असाइन है और var2 इज अ वेरिएबल। ठीक, असाइन बोलिए स्टोर बोलिए, दोनों चीज सेम है। इसके अंदर से एक इंटीजर वैल्यू पास किए, 5, 5 नहीं 3 ले लेते हैं, 3 पास किए। अब हम इसको प्रिंट करवाएं। ठीक है, var1 पास कर दिया प्रिंट फंक्शन से। चलिए var2, सॉरी var2 है ना, यहाँ पे वेरिएबल में बाइट एरे एज ए इंटीजर, इंटीजर के रूप में अगर बात करें इंट बाइट एरे। ठीक है, बाइट इंट बाइट एरे की अगर हम लोग बात करें तो इंट बाइट एरे स्टोर है। इसको रन करवाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, इसको जब रन करवाएंगे तो आपका आउटपुट आएगा बाइट एरे, जो वैल्यू बाइट एरे में है वो बताएगा। और यहाँ पे बी आएगा जो क्या होगा, वैल्यू बाइट फॉर्मेट में है वो बताएगा। और सिंगल कोटेशन के अंदर आएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्लैश एक्स, सॉरी स्लैश एक्स 00। इसका मतलब होता है नल वैल्यू, हम बता चुके हैं थोड़ा देर पहले थ्योरी में। यहाँ पे फिर स्लैश एक्स 00 और स्लैश एक्स 00 क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इसके लिए शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, ये देखिए वैल्यू क्या आया, स्लैश एक्स 00 स्लैश एक्स 00।
अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। इंटीजर होने के बाद अब आपको हम लिस्ट में समझाते हैं, लिस्ट डेटा टाइप का यूज करके। तो यहाँ पे var3 एक वेरिएबल है, पहले बता क्या रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको लिस्ट बाइट एरे। चलिए अब इसमें क्या बताना है, इसमें आपको हम बता रहे हैं कैसे कैसे किसी भी लिस्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग बाइट एरे कंस्ट्रक्टर के साथ। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक var3 नाम का मतलब वेरिएबल 3 मीनिंगफुल वेरिएबल लेना है हमेशा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक लिस्ट को स्टोर करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। चलिए इतना बहुत है। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, तो सिंपल सा var3 को अंडर द बाइट एरे कंस्ट्रक्टर, बाइट एरे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग पास करेंगे एज अ आर्गुमेंट, ठीक है। var3 के अंदर कौन सा डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप करता क्या है, तो लिस्ट डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डेटा टाइप दैट यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल आइटम, मल्टीपल एलिमेंट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट और मेनी टाइप्स ऑफ वैल्यू। बहुत सारा वैल्यू को एक बार में स्टोर करने का काम करता है लिस्ट डेटा टाइप। चलिए अब यहाँ से जब वैल्यू को पास कराएंगे, आई थिंक आउटपुट आपका जो है ये आएगा बाइट एरे। जो बाइट एरे यूज हो रहा है उसके बारे में बताएगा कि इस बाइट एरे के अंदर जो भी वैल्यू है वो बाइट एरे के ही फॉर्मेट में है, ये आपका बाइट एरे बताएगा। और वो वैल्यू बाइट फॉर्मेट में है, ये बाइट लिटरल बताएगा, और इसके अंदर डबल कोटेशन। क्यों, क्योंकि कौन सा वैल्यू बाइट फॉर्मेट में है, तो वही वैल्यू बाइट फॉर्मेट में होगा जो डबल कोटेशन के अंदर होगा। तो यहाँ पे 0 0 0 नहीं, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। लिस्ट है ना, हेक्साडेसिमल के ऊपर काम करता है ना, 1 होगा। फिर यहाँ पे x 0 और 1, 1 है 2, ठीक है। फिर यहाँ पे x 0 और 3, x 0 और 4 और फिर लास्ट 5, ठीक है। ये वैल्यू आपका आएगा आउटपुट में, एज इट इज आपका यही आएगा आउटपुट में। अब आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, आपका ये देखिए जो वैल्यू हम बताए हैं वही एज इट इज आया है। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं लिस्ट के बारे में। अच्छा एक और चीज़ ध्यान देना है, कुछ प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है और कुछ न कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है। तो अभी आपको हम प्रिंटेबल कैरेक्टर और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अभी जो आप कैरेक्टर देखिए लिस्ट के अंदर वो प्रिंटेबल कैरेक्टर है। अभी थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ बता देते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। यहाँ पे var4 नाम का लिस्ट लेंगे, मतलब एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट स्टोर किए, और इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम लोग कई सारे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करेंगे, क्योंकि लिस्ट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू और आइटम, ठीक है। लिस्ट मल्टीपल वैल्यू और आइटम को स्टोर कर सकता है, ठीक है। लिस्ट हैव अ कैपेसिटी टू स्टोर मल्टीपल आइटम एट द सेम टाइम, एक ही समय में कई सारे वैल्यू को स्टोर कर सकता है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 6, फिर ले लेते हैं 7, उसके बाद ले लेते हैं 8 और उसके बाद ले लेते हैं 9 और 10। चलिए क्लियर है। अब आउटपुट क्या आएगा, जब var4 को हम लोग बाइट एरे से पास कराएंगे, तब var4 को जब हम लोग बाइट एरे से पास करवाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, ये सोचने वाला बात है। अब थोड़ा सा चेंजेज होगा, कैसे चेंज होगा, जैसा कि हम अभी आपको बताएं, बाइट एरे मतलब जब भी यूज करेंगे तो वहाँ पे हेक्साडेसिमल पे काम करेगा, और हेक्साडेसिमल में कुछ कैरेक्टर प्रिंटेबल होता है, कुछ नॉन प्रिंटेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको नहीं पता चला, तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ देखिए बाइट एरे यूज किए, बाइट एरे यूज करने के बाद यहाँ पे बी लिए, बी क्या करेगा, बाइट को डिनोट करेगा, बहुत बार बता चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा, /x0 और यहाँ पे 6, /x07, /x0 और यहाँ पे 8, ठीक है। इसके बाद वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्लैश और यहाँ पे हो जाएगा टी, फिर हो जाएगा स्लैश, यहाँ पे हो जाएगा एन। यहाँ पे वैल्यू ऐसे नहीं आएगा /x09, ये वाला वैल्यू नहीं आएगा, या फिर /x और 10, ये वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगा, /x10, ठीक है। वैल्यू आपका यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा टी और यहाँ पे आएगा एन, ठीक है, /xn, जिसका मतलब होता है न्यू लाइन और टैग। रन करवा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए वैल्यू टी आया, वैल्यू एन आया। यहाँ पे टी के जगह पे क्या आया, यहाँ पे 09 के जगह पे टी आया वैल्यू, और यहाँ पे 10 के जगह पे एन आया। अब क्यों आया, क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्योंकि ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, इसको आउटपुट में प्रिंट नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट आप सोचिएगा बाइनरी में इसको प्रिंट करवा दे तो कैसे, तो ये भी सोचने वाला बात है। हमको कुछ बोलना तो पड़ेगा ना कि क्यों नहीं हो पा रहा है, रीजन तो कुछ होगा। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका भी रीजन है,
बता रहे हैं अभी, और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे यहाँ पे x ले लिए, सॉरी स्लैश x, और यहाँ पे 13 अगर हम ले लेते हैं तो वहाँ पे वैल्यू आएगा स्लैश r। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, n के बाद आएगा स्लैश n के बाद स्लैश r आएगा, जिसका मतलब होता है कैरेज रिटर्न। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया, ये देखिए नहीं आया। अच्छा यहाँ पे दिए हैं, इसके लिए नहीं आया। यहाँ पे ना वैल्यू देना है हमको, यहाँ पे 10, यहाँ पे 13 लेना है ना, यहाँ ना वैल्यू देंगे तो आएगा। ठीक है, ये वैल्यू को ना चेंज करेगा, डेसिमल वैल्यू को ना बाइट एरे में चेंज करेगा। ये बाइट एरे फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसको रन करवाएंगे, रन करवाएं तो यहाँ पे आया स्लैश r। ये देखिए क्यों आया, अब इसका पता आपको अभी चलेगा। थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे लिखे प्रिंट, प्रिंट लेने के बाद यहाँ पे ले लेते हैं हैकर, और यहाँ पे ले लेते हैं विजार्ड। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अभी आउटपुट देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या आया, हैकर विजार्ड। हम यहाँ पे जो 9 है, 9 की जगह पे क्या है, x09, इसको कॉपी करके, सिंपल कॉपी किए, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोड भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाले वैल्यू को कॉपी करके या फिर कोड करके यहाँ पे हम लिखते हैं स्लैश x0 और 9। इसका मतलब होता है टैब। स्लैश टी का मतलब क्या होता है, टैब, जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, ये क्या आया, टैब आया। एक बार और अगर इसका यूज करेंगे स्लैश x0 और 9, फिर से टैब आएगा। यहाँ पे देखिए, एक बार और टैब लिया। अब इसी के जगह पे अगर हम स्लैश p का यूज कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी वही चीज आएगा। यहाँ पे कॉपी किए, इसी के जगह पे अगर हम स्लैश p यूज करें, रन करवा देते हैं, ये देखिए दोनों में वही चीज है। लेकिन अगर इसी के जगह पे हम स्लैश t यूज करते हैं तो क्या आएगा, वो भी दिखा देते हैं, स्लैश t और स्लैश t, फिर भी वही चीज आएगा। रन करवाते हैं, फिर भी वही आया, कोई चेंजेस नहीं। तो कहने का मतलब है ये आपका बाइट एरे का फॉर्मेट है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, इसके लिए आया। ये आपका हेक्साडेसिमल के ऊपर काम करता है। अच्छा, और कुछ हो सकता है, और भी हो सकता है, जैसे आप HTML वगैरह पढ़ेंगे ना थोड़ा सा, तो पता होगा इसकी वैल्यू वगैरह के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा और बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिंट ले लिए, और प्रिंट लेने के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं स्लैश, स्लैश मतलब क्या ले लें, यहाँ पे क्या ले लें, स्लैश ABCD ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। स्लैश ले लिए x और ABCD का 61। ठीक है, हाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 65 नहीं समझना है, 65 आस्की वैल्यू होता है, ये बाइनरी फॉर्मेट है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में बाइनरी फॉर्मेट है, बाइट एरे के ऊपर है ये आपका आस्की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a आ जाएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए वैल्यू क्या आया, a आया। b को देखना है, सिंपल है, आप यहाँ पे स्लैश x और यहाँ पे 62 लिखिए, b आ जाएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, F10 प्रेस करना होगा, ये देखिए b आ गया। अब यहाँ पे c देखना है, तो यहाँ पे स्लैश x और 63 दे दीजिए, हो गया, वैल्यू c आ जाएगा। तो ये बताने का पर्पस क्या है, ABCD, ये बताने का पर्पस क्या है, ये बताने का पर्पस है ये समझाना कि ये x03 कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, वो भी बताते हैं कैसे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ वैल्यू होते हैं, ठीक है, जो हेक्साडेसिमल के ऊपर काम करता है, जैसे 1 2। अभी हेक्साडेसिमल डिटेल में बताना है, ये थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि आ गया है मतलब टॉपिक में, तो बताना जरूरी है। 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 5, और यहाँ पे 6 7 8 9, फिर हाँ यहाँ तक वैल्यू जो होता है 1 से लेकर 9 तक हेक्साडेसिमल में सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 10 का मतलब यहाँ पे A होता है। ठीक है, यहाँ पे 11 का मतलब होता है B, क्लियर है। यहाँ पे 12 का मतलब होता है C, ठीक है। यहाँ पे 13 का मतलब होता है D, यहाँ पे आपका 14 का मतलब होता है E, ठीक है, और लास्ट आपका 15 होता है, ठीक है, F। चलिए, तो ये आपका अल्फाबेटिकल फॉर्मेट है ना, 10 to 15 यूज किया जाता है हेक्साडेसिमल में। इसके बाद का क्या होगा, इतना तो पता है, इसके बाद का क्या। अब 15 के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके बाद 16 का मतलब क्या होगा, 16 का मतलब होगा 10। समझ में आ रहा है, हेक्साडेसिमल में 16 का मतलब 10 होता है। समझ में आई बात, यहाँ पे 16 का मतलब हाँ 10 होगा, ठीक है। ठीक है,
9 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 10 वैल्यू आ रहा है। अब ये 10 नहीं देखना है, यहाँ पे 10, ये 10 नहीं है, इसको ABCD पढ़ना है। A का मतलब 10, फिर यहाँ पे B C, फिर D E F, उसके बाद फिर 16 है ना। यहाँ पे F के बाद 10 11 12 ऐसे पढ़ना है, ठीक है। 16, फिर यहाँ पे 17, 17 का मतलब क्या होगा, 17 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 11 11 नहीं, हाँ 11 होगा, हाँ ठीक है। 17 18 का मतलब आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके क्या होगा, चलते जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे काम करता है एक्चुअली में, है ना। यहाँ पे हो क्या काम रहा है, 9 के बाद यहाँ जो वैल्यू है 9, इसके बाद यहाँ पे ऐसे काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है A, उसके बाद गया होगा आपका B, उसके बाद आया होगा C, उसके बाद आया होगा D, उसके बाद आया होगा आपका E, है ना। E ही आया होगा, E का मतलब वही होता है आपका 14, है ना। उसके बाद F गया होगा, उसके बाद गया होगा F के बाद G, G नहीं सॉरी, G तो खैर ये हो गया ना, अनवैलिड हो गया। उसके बाद गया होगा F मतलब 14 15, F का मतलब 15, और 15 16 पे आ गया 10, ठीक है। यहाँ पे 9 आया ना, 9 आ गया, लास्ट वैल्यू F आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 16, फिर आ गया, उसके बाद 10 आएगा कि 16 है, 10 आएगा। उसके बाद 11, ठीक। उसके बाद आपका 12, ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे काम कर रहा है एक्चुअली में, समझ रहे हैं बात मेरी, ठीक है। यहाँ पे ये बताएं कि किसका मतलब क्या होता है। 10 का मतलब A, 11 का मतलब B, 12 का मतलब C, 13 का मतलब D, 14 का मतलब E और 15 का मतलब F, ठीक है। उसी तरीका से आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं आप 16 पे जाते हैं वैल्यू लेकर के, तो 16 का मतलब 10 होता है, 17 का मतलब 11 होता है हेक्साडेसिमल में, 18 का मतलब 12 होता है, 19 का मतलब आपका 13 होता है, ऐसे करके जाता है वैल्यू। तो यही समझाने का पर्पस था मेरा, ठीक है। इस तरीका का काम होता है। तो आई होप कि इसमें डाउट नहीं होगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी बात हेक्साडेसिमल तो बात का टॉपिक है। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर, ठीक है। ये तो हो गया। अब स्ट्रिंग वैल्यू के लिए यहाँ पे हम लोग var4 नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, var4 नाम का वेरिएबल, और इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले लेंगे। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हैकर विजार्ड, या फिर हैकर@विजार्ड। चलिए ये ले लिए अपना चैनल का नाम, और कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब कर देने का। उसके बाद इतना हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, तो यहाँ पे बाइट एरे वैल्यू पास करवा दिए var4 को बाइट एरे से। अब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग वाले में प्रॉब्लम आ जाता है कि इसमें हमको वैल्यू देना पड़ेगा क्या, तो इनकोडिंग का। इनकोडिंग क्या वो नहीं पता है। यहाँ पे UTF दिख रहा है, UTF-8 फाइल इनकोडिंग, ठीक है। UTF-8 का मतलब होता है यूनिफॉर्म, सॉरी UTF-8, हाँ UTF-8 का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। क्या होता है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट का मतलब हुआ ये एक तरीका है, ठीक है, जिससे वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है इनकोडिंग में। वैल्यू को इनकोडिंग, या फिर आप जब भी पढ़िएगा क्रिप्टोग्राफी, एक टॉपिक आएगा उसमें आपको इनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। नेटवर्किंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे क्या है, UTF-8, UTF-16 भी आता है, UTF-16LE, UTF-8LE, इस तरह का इनकोडिंग डिकोडिंग आता है। तो यहाँ पे इसके साथ स्ट्रिंग के साथ हमेशा str वैल्यू के साथ हमेशा इनकोडिंग दिया जाता है। इसके लिए यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, UTF देना पड़ेगा। UTF क्या, UTF-8, और किसके अंदर, तो सिंगल कोटेशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि यूनिकोड हमेशा क्या करता है, सिंगल कोटेशन लेता ही लेता है। समझ में आ रही बात, सिंगल कोटेशन मतलब समझ में आ रहा है ना, हेक्साडेसिमल है तो सिंगल कोटेशन लेगा ही लेगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, रन करवाते हैं। जैसे ये भी वैल्यू दिया हुआ है किसके अंदर, डबल कोटेशन के अंदर, ये वैल्यू किसके अंदर दिया हुआ है, डबल कोटेशन के अंदर, ये वैल्यू किसके अंदर दिया हुआ है, सिंगल कोटेशन के अंदर, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो ये समझाने का मेरा मतलब था। अब यहाँ पे इसको शिफ्ट के साथ F10 से रन करवाएंगे, वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू फॉर्मेट अलग अलग होता है, UTF-16 पे अलग होता है, UTF-8 पे अलग होता है, ठीक है। डिपेंड करता है इनकोडिंग और डिकोडिंग पे, ठीक है। 16 पे चेंज कर देगा, और मतलब 8 पे अलग देगा। एक में आपका बाइट के फॉर्मेट में आएगा, एक में प्रॉपर हेक्सा के ही फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। एक में मतलब प्रॉपर इनकोडिंग करके देगा, एक में आपका बिहाफ देता है वैल्यू। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका जो वैल्यू है हैकर@विजार्ड, ये पता कैसे चल रहा है कि ये वैल्यू आपका इनकोडिंग किया हुआ है। तो ये आप UTF-16 का यूज़ किए हैं, इसके कारण इससे पता चलता है
हम यहाँ पे वैल्यू आउटपुट इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि जानते थे बहुत बड़ा आउटपुट आएगा, इतना बड़ा लिखेंगे तो वीडियो का टाइमिंग ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये हैकर एट द रेट विजार्ड जो है आपका आउटपुट में जो आया है UTF-8 के कारण ये आपका शो कर रहा है कि ये बाइट में है। क्यों बाइट में है? क्योंकि यहाँ पे बाइट यूज़ किया हुआ है, बी यूज़ किया है इसके लिए। अब UTF-16 जो है ये आपका प्रॉपर शो कर रहा है, ये भी बाइट में है, XFF XFEH और X00A, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से पढ़िए, XFF वही शो करता है हेक्साडेसिमल को। तो यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा होगा HACKER हैकर, और उसके बाद यहाँ पे 00 का मतलब नल वैल्यू होता है। नल वैल्यू क्यों हुआ यहाँ पे? नल वैल्यू इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हैकर विजार्ड के बाद स्पेस दिया हुआ है, ये देखिए, इसके लिए यहाँ पे नल वैल्यू ले लिया, X00 ले लिया। ध्यान से देखना है, ये वैल्यू के बाद, ठीक है, ये वाला वैल्यू के बाद यहाँ पे X00 इसके लिए लिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, फिर यहाँ पे X00 इसके लिए लिया क्योंकि यहाँ भी स्पेस है, और बीच में आपका एट द रेट है, X00 एट द रेट, ठीक है। उसके बाद विजार्ड WIZARD, ठीक है। चलिए, और फिर ये आपका जो डबल कोटेशन है इसके जवाब पे ये X00 आ गया, नहीं डबल कोटेशन के जवाब पे नहीं, डायरेक्टली X00 नल वैल्यू दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कैसे काम करता है। बस समझना है कि बाइट एरे कैसे काम करता है, यही है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, छोटा सा वीडियो मतलब हो जाता, लेकिन काफ़ी टाइमिंग हो गया, कोई बात नहीं। तो ये रहा आपका आउटपुट, आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये रहा आपका आज का बताया हुआ टॉपिक, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या बताएं? ये आपका बताए हैं स्ट्रिंग के ऊपर, है ना, स्ट्रिंग बाइट एरे। एक बार हेक्साडेसिमल आप खुद से भी देखिएगा, ठीक है। यूनिकोड वगैरह के बारे में भी पढ़ना है, वो सब बताएंगे धीरे धीरे। ASCII कोड क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, HTML एंटिटीज क्या होता है, हर चीज़ बताएंगे। बढ़िया से आपको फोकस करते रहना है। सेव किए और इसका आउटपुट ले लीजिए, एक बार रन करवा देते हैं, कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। वही आउटपुट आया, और इसको एक बार टेलीग्राम पे हम सेंड कर देंगे, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। अब आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा बाइट एरे में। किसी भी तरह का डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, ठीक है। उसका रिप्लाई मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और बाइनरी नंबर वगैरह, हेक्साडेसिमल, ऑक्टा फॉर्मेट, ये सब के बारे में टेंशन ही नहीं लेना है, या फिर वो क्रिप्टोग्राफी हो, कोडिंग इनकोडिंग, वो सब बताएंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जो टॉपिक खत्म खत्म वगैरह हो गया, कंप्लीट हो गया, उसको हम दिखा देते हैं। ये सब बताएंगे, वेट करना है, पेशेंस रखना है। हम हमेशा से बोलते हैं पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब मेन टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी वाला है, ठीक है। फिर वहाँ तक जाने के लिए फिर आपको थोड़ा सा तो बैकग्राउंड ये चाहिए ना, अच्छा चाहिए, तो बेस मजबूत होना पड़ेगा। ये सब जो टॉपिक है हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन खत्म हो गया, बाइट एरे भी आज कंप्लीट करवा ही दिए। बच गया क्या? डेटा स्ट्रक्चर, वेरिएबल। डेटा स्ट्रक्चर तो वही DSA में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में बता देंगे। वेरिएबल बच गया, ऑपरेटर बच गया, पाइथन कास्टिंग, कंट्रोल फ्लो, फॉर लूप, वाइल लूप, ये सब तो बता चुके हैं, लेकिन डिटेल में बताना है ना, इसके लिए नहीं टिक लगाए। इंडेंटेशन 2 मिनट का टॉपिक, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में। उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे आएंगे, और फिर इसमें भी टिक आउट लगा देंगे, बेसिक्स ऑफ पाइथन खत्म। पाइथन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बताएंगे, फंक्शन एंड मॉड्यूल हो जाएगा, तब तो जॉब के लिए अप्लाई कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हो जाएगा। यहाँ तक जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह भी जानना पड़ेगा, फाइल हैंडलिंग तक तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा तब। क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेटा स्ट्रक्चर के लिए हो जाएगा तो कोई भी जॉब अप्लाई कर सकता है। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए फिर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तब होगा। वो 1 घंटा 2 घंटा के वीडियो में होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप कोई भी डाउट नहीं हो। किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई मिलेगा। उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टपल या फिर स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। वीडियो नंबर 29 आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो नंबर 30 में हम लोग या तो स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे, अदरवाइज टपल के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले लिस्ट से क्वेश्चन बनवा देंगे, लगभग 40 to 50 क्वेश्चन, जो बेसिक टू एडवांस तक का रहेगा। आप चेक करके देख सकते हैं आप कहाँ तक सीखो हो और कहाँ तक नहीं सीखो। तो चलिए यहीं पे आप टर्मिनेट करते हैं वीडियो। मिलते हैं वीडियो नंबर 30 में, टपल या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप के